वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके एनसीईआरटी सीबीएसई आरबीएसई क्लास 10th की पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज की है उसकी एक्सप्लेनेशन और हिंदी ट्रांसलेशन और इसके अलावा आपके टोटल क्वेश्चन आंसर्स राइम स्कीम ऑल इन वन कंप्लीट किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम समझ लेते हैं। राइम स्कीम समझने के लिए जो लास्ट का वर्ड है उसके जो साउंड है उससे हम अगली लाइन या उसके बाद के लाइन की जो साउंड है उसे मैच करते हैं। जैसे यहाँ है क्रो, अब यहाँ पर आवाज आई है ओ, और यहाँ है मी, यहाँ पर आवाज आई है ई। अब क्रो से आवाज मैच हो रही स्नो यानी ओ और ओ, तो इसको नाम दे दिया जाता है ए। तो इससे इसकी साउंड मैच हुई तो ये हुआ ए, इसकी राइम स्कीम हुई ए। और मी और यहाँ है ट्री यानी कि ई, तो इसको हमने नाम दे दिया बी। यानी जो शुरू में दो लाइन आती है उनकी राइम स्कीम अगर सेम हो तो उनको सेम नाम दे दिया जाता है। अगर यहाँ पे क्रो की जगह स्नो यहाँ होता तो ये ए होता, लेकिन यहाँ चेंज है तो क्रो, तो यहाँ पर है ओ और मी, तो ई अलग साउंड है तो यहाँ लिख दिया बी। इससे ये मैच कराए तो इसकी राइम स्कीम होगी ए बी। अब बढ़ते हैं हम आगे ट्रांसलेशन की तरफ। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलक ट्री। जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण वृक्ष को हिलाकर गिरा दिए, यानी कि एक कौवा उस पेड़ पर आकर बैठ गया जिस पेड़ के नीचे कवि बैठा हुआ था, और उसने बर्फ के कण डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर उस पेड़ को हिलाकर गिरा दिए। देखने वाली बात है कि उस बर्फ के कणों के गिरने से कवि का मूड चेंज हो गया, ये मुख्य बात है। अब आगे बढ़ते हैं टिपिकल वर्ड्स में जो इसके कठिन शब्द आए हैं। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण। हेमलक ट्री का मतलब है अ पॉइजनस प्लांट, धतूरे का पेड़। और सूक यानी मूड विद फोर्स यानी ताकत से हिलाना। हिंदी अनुवाद आपको मैंने बता दिया। जिस तरीके से एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ के कण हिलाकर गिराए, यानी वृक्ष को हिलाकर गिराए। सेंट्रल आइडिया में एक्सप्लेनेशन है द पोएट टेल्स अस अबाउट एन इंसिडेंट दैट कंप्लीटली चेंज हिज मूड। कवि हमें बताता है कि उस घटना के बारे में जिससे उसका मूड चेंज हो गया, मनोदशा चेंज हो गई। ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक विशेष दिन, ही वॉज सिटिंग ओब्लिक स्टैंडिंग अंडर हेमलक ट्री इन डिप्रेस्ड एंड सोरोफुल मूड। वो एक हेमलक ट्री धतूरे के पेड़ के नीचे बड़ा ही डिप्रेस्ड यानी दुखी, सोरोफुल उदास मूड में बैठा हुआ था। अ क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, एक कौवा भी उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। सूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट, उसने बर्फ के कण कवि के ऊपर गिराए। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोइट्स मूड, और इस साधारण से कार्य से कवि का मूड चेंज हो गया, उसकी मनोदशा चेंज हो गई। He realized that he should utilize the rest of the day in the some useful activity. उसे महसूस हुआ कि उसे उसका बचा हुआ दिन किसी उपयोगी कार्य में लगाना चाहिए। He spent the rest of the day happily, और बाकी का बचा हुआ दिन उसने बड़ा खुशी से बिताया। इसमें एक सिंबलिज्म आया है, जो प्रतीक है वो है एक तो हेमलक ट्री और क्रो, ये दो इसमें प्रतीक वाले शब्द लिए हैं, प्रतीक वाले संज्ञा ली है, एक तो धतूरे का पेड़ और एक कौवा। क्वेश्चन 1, हु इज मी हियर इन द सेकंड लाइन। दूसरी लाइन में मी कौन है, ये दूसरी लाइन में मी कौन है। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलक ट्री, कौवे ने धतूरे के पेड़ के साथ क्या किया। वेयर वॉज द पोइट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, जब कवि के ऊपर वो बर्फ के कण गिरे तब कवि कहाँ था। और क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर डेट मीन्स मूड विद फोर्स। ये चारों के आंसर आपके सामने हैं। इन द सेकेंड लाइन मी इज द पोइट, ये इसका आंसर है। द क्रो सूक द हेमलक ट्री, दूसरा क्वेश्चन था कि कौवे ने
पेड़ के साथ क्या किया, तो उसने पेड़ को ही लाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर वॉज द पोइट, कवि कहाँ था, तो वेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट ही वॉज स्टैंडिंग और सिटिंग अंडर द हेमलक ट्री। और क्वेश्चन नंबर 4, इट इज शूक, यानी कि तेयसे के हिंदी अनुवाद है तेयसे का, कवि पेड़ के नीचे बैठा हुआ था या खड़ा हुआ था, आप जो दोनों में से एक लिख सकते हैं। और जोर से किसी चीज को हिलाना, इसका आंसर है शूक। आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा 2, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी इससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया, और एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और वो कुछ हिस्सा उस दिन का जो मैंने बर्बाद कर दिया था वो बचा लिया। रूड यानी टू फील सॉरी अबाउट एन इवेंट, जिस दिन के बारे में, उस घटना के बारे में मैं बड़ा दुखी बैठा हुआ था, महसूस कर रहा था, उसे उसने सेव्ड यानी बचा लिया। सैडनेस रिग्रेट अ हेवी हार्ट, इन रूड का मतलब है, ये मैंने इसके 4 सिनोनिम्स लिख दिए, मिलते जुलते शब्द लिख दिए हैं। टू फील सॉरी अबाउट एन इवेंट, सैडनेस दुखी होना, रिग्रेट एंड अ हेवी हार्ट। मूड का मतलब अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग, यानी कि मस्तिष्क का कुछ समय के लिए भावना जो आती है उसे मूड कहते हैं। हिंदी अनुवाद, बर्फ के कणों के मुझ पर गिरने से मेरी मनोदशा, मूड बदल गई, यानी मेरी मनोदशा बदल गई, और दिन का कुछ हिस्सा जो मेरे दुखी मूड से बर्बाद हो जाता वो बच गया। इसकी एक्सप्लेनेशन है, वेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट, जब बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे, इट चेंज हिज मूड इंस्टेंटली, इससे उसका मूड तुरंत चेंज हो गया। ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड, उसने अपना दिन बुरे मूड में पहले बर्बाद कर दिया था। बट द रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव्ड बाय द क्रो, लेकिन इसका शेष हिस्सा कौवे के द्वारा बचा लिया गया। एंड द हेमलक ट्री, और वो जो जहरीला पेड़ था उसके द्वारा। नाउ ही, अब वह स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पेंडिंग इट, अब वो उस दिन को व्यतीत करने में उसकी रुचि बढ़ गई। विदाउट एनी टेंशन, बिना चिंता के। दस अ स्मॉल इंसिडेंट, इस प्रकार एक छोटी सी घटना ने सेव्ड द रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन सैडनेस, बाकी का बचा हुआ दिन बचा लिया जो वो दुखी मूड में वैसे ही बर्बाद कर देता। अबाउट द पोएम के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम। डस्ट ऑफ स्नो है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बनाई है, बहुत साधारण और छोटी सी कविता है, येट विद अ डीपर एंड लार्जर मीनिंग, लेकिन इसमें काफी गहरा और बड़ा अर्थ है। द पोइट एक्सप्लेन्स हाउ एन act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up। एक छोटा सा कार्य जो बर्फ ने किया, बर्फ के कणों ने किया, उससे किसी का दिन बच गया, किसी का दिन प्रकाशित हो गया, यानी उसे खुशियां प्राप्त हो गई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज ऑलवेज अ लार्ज सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है कि हमेशा हमेशा बड़े का ही महत्व समझा गया है, जबकि एक छोटी सी वस्तु भी बहुत बड़ा कार्य कर देती है। अबाउट द पोइट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ फेमस अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक प्रसिद्ध अमेरिका के कवि थे। He was born in San Francisco on March 26, 1874। उनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च 1874 को हुआ था। His father belonged to New England and his mother was a Scottish immigrant from Edinburgh। उनके पिता न्यू इंग्लैंड से थे और उनकी माँ स्कॉटिश प्रवासी थी, एडिनबर्ग से। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वॉज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर इन 1923। डस्ट ऑफ स्नो कविता 1923 में न्यू हैम्पशायर में प्रकाशित हुई थी। दिस कलेक्शन गेव हिम
द पुलिट्जर प्राइज, और इस कलेक्शन के लिए उन्हें पुलिट्जर अवार्ड मिला था। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स। What had given the poet a change of mood? कवि का मूड कैसे परिवर्तन हुआ? और क्वेश्चन नंबर 2, What was the result of the change of mood of the poet? कवि के मूड के परिवर्तन होने का क्या परिणाम हुआ? What does the poet want to convey? कवि क्या बताना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 4, Find out the word from the stanza which means to regret. आंसर पहले का, इसका आंसर द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट गेव हिम अ चेंज ऑफ मूड, यानी कवि का मूड जो परिवर्तन हुआ। व्हाट हैड गिवन द पोइट अ चेंज ऑफ मूड, कवि का मूड कैसे परिवर्तन हुआ? यहां पर आंसर है जो बर्फ के कण, बर्फ की धूल गिरने से कवि का मूड चेंज हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द चेंज ऑफ मूड ऑफ द पोइट, कवि के मूड परिवर्तन होने का क्या परिणाम हुआ? इसका आंसर है द पोइट स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन यूटिलाइजिंग द सेव्ड पार्ट ऑफ द डे विदाउट एनी टेंशन, कवि पूरी रुचि लेने लगा, जो समय बच गया, दिन बच गया बिना टेंशन के, वो अपने कार्य में रुचि दिखाने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे, कवि क्या बताना चाहता है? आंसर द पोइट वांट्स टू कन्वे अ मैसेज दैट स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ, कि छोटी सी चीज भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स टू रिग्रेट, यानी इसका हमें मिलता जुलता शब्द ढूंढना, स्टेंजा में से दुखी होना, और इसका आंसर है इट इज यूड। अब टेक्सुअल क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, कवि का मूड कैसे बदल गया, किस चीज की वजह से बदला? हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज्ड, कवि का मूड किस प्रकार बदल गया? क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू यू थिंक द पोइट वॉज, कवि कहाँ था? वॉट हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 3, वॉट हैपन व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोइट, वॉट मूड वॉज द पोइट इन बिफोर इट, कवि का मूड वो बर्फ के कण गिरे उसके पहले कैसा था? और व्हाट डिड द पोइट थिंक ऑफ द डे बिफोर द फेल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, कवि दिन के बारे में क्या सोच रहा था उसके पहले, जब उसके ऊपर बर्फ के कण गिरे थे उसके पहले क्या सोच रहा था? इन चारों क्वेश्चंस का आंसर अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, जो हमने एक्सप्लेनेशन लिखी है इसे हम सेंट्रल आइडिया भी कर सकते हैं। ये यहाँ से लेकर आपको यहाँ से लेकर और ये पूरी एक्सप्लेनेशन, इन चारों क्वेश्चंस का आंसर, यानी किसी का भी क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, उन चार में से आंसर 100% चलेगा। केवल जो पहला है उसमें आप ये लाइन लिख दें, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो आप ये आंसर लिख दें पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ये वाला आंसर उसमें पहले लिख दें। जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, उसमें वो पहली लाइन लिख दे, बाकी पूरी एक्सप्लेनेशन लिख दे। चारों का सेम आंसर है, अलग से आंसर रटने की जरूरत नहीं है। 5वां क्वेश्चन है व्हाट इज द पोइट ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द पोएम, कवि इस कविता के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहता है? ये अबाउट द पोएम है, इसी में से हमने इसका आंसर निकाल लिया है। द पोइट एक्सप्लेन्स हाउ एन एक्ट ऑफ से लेकर और आप यहां तक पूरा लिख दें, यहां से लेकर यहां तक पूरा लिख दें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली मेंशन्ड इन पोएम्स, वो पक्षी कौन से हैं जिनको कविताओं में ज्यादा मेंशन किया जाता है? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स, आपके अनुसार क्या एक कौवा कविताओं में मेंशन किया जाता है? What images come to your mind when you think of a crow? आपके माइंड में क्या छवि आती है जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हैं? आंसर है बर्ड्स विद ग्रेट क्वालिटीज आर यूजुअली मेंशन्ड इन द पोएम्स, जो पक्षी होते हैं महान गुणों के, उनको ही कविताओं में स्थान दिया जाता है। दे आर कुकू, जैसे कोयल है, मैना, पिकॉक है, पैरट है,
आदि। क्रो इज रेयरली मेंशन्ड इन पोएम्स, कौवे का शायद ही कोई जिक्र किया जाता है, यानी रेयरली यानी बहुत ही कम। अ क्रो इज कंसिडर्ड एज इल ओमेन, यानी कौवे को अपशकुन माना जाता है। वेन आई थिंक ऑफ अ क्रो आई मेक मैसेज ऑफ सैडनेस, मैं भी जब कौवे के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन दुखी हो जाता है, दुख भरी छवि मेरे माइंड में आती है। वॉट इज अ हेमलॉक ट्री, वाई डजंट द पोइट राइट अबाउट अ more beautiful trees such as a maple or an oak or a pine? कवि ने, हेमलॉक ट्री क्या है, कवि ने इस जो और मैपल है, ओक है, पाइन है, इनके बारे में क्यों नहीं लिखा और हेमलॉक ट्री को क्यों सिलेक्ट किया उसने? आंसर है अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट। हेमलॉक यानी धतूरे का पेड़ एक जहरीला पौधा होता है। इट हैज स्मॉल वाइट फ्लावर्स, इसके छोटे सफेद फूल आते हैं। द पोइट वांट्स टू शो एंड क्रिएट द सोरोफुल सिचुएशन, कवि को एक दुख भरा माहौल बनाना था। इट ऑल्सो मैचेज विद क्रो, इसका मैच कौवे से भी होता है, कौवे को भी अपशकुन माना जाता है। और पेड़ जहरीला लिया, विच इज सिटिंग ऑन इट, जो इस पर बैठा है। अदर ब्यूटीफुल ट्रीज लाइक मैपल, ओक, पाइन रिप्रेजेंट हैप्पी एंड जॉयफुलनेस, अन्य वृक्ष हैं जो खुशी प्रकट करते हैं। सो द पोइट डजंट राइट अबाउट देम, इसलिए उसके बारे में उन पेड़ों के बारे में कवि ने नहीं लिखा। वॉट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जो कौवा है और धतूरे का पेड़ है वो किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं? जॉय और सोरो, खुशी का या दुख का। वॉट डज द डस्ट ऑफ स्नो डेट द क्रो सैक्स ऑफ अ ट्री स्टैंड फॉर, जो बर्फ की धूल है जो कौवा गिराता है पेड़ पर से, वो किस बात का प्रतीक है? आंसर द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट द सैडनेस एंड एविल, कौवा और धतूरे का पेड़ दुख और बुराई को प्रतीक है। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर हैप्पीनेस एंड जॉय, जो बर्फ की धूल है वो खुशी और आनंद का प्रतीक है। बिकॉज इट चेंज द पोइट सैड मूड इनटू जॉयफुलनेस, क्योंकि इसने कवि के दुख भरे मूड को खुशी में बदल दिया। फ्रेंड्स, ये हमने आज आपके टोटल कंप्लीट इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, हिंदी ट्रांसलेशन सब कंप्लीट कर लिए हैं। अगली पोएम में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर करें, अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।